चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पहले तो इन वर्ड्स को समझ लो एक एक करके। जब वर्ड क्लियर हो जाएंगे तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देखो जी, सबसे पहली बात है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब हम एलिमेंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, उन सबकी स्टडी इंडिविजुअली करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। भाई देखो, अभी इस क्लास के अंदर मैं बात करूं तो अगर मैं ग्रुप डिवाइड करना चाहूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आसान सा ग्रुप क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? बॉयज एक तरफ हो जाओ, गर्ल्स एक तरफ हो जाओ। क्लासिफिकेशन करने से मेरी स्टडी आसान हो जानी है। भाई इस तरफ गर्ल्स बैठी हैं पढ़ाई कर रही होंगे, इस तरफ बॉयज बैठे हैं लड़ाई कर रहे होंगे। सिंपल सा क्लासिफिकेशन। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में कॉमन चीजें होती है कि नहीं होती? तभी तो हम कहते हैं बॉयज ग्रुप्स एंड गर्ल्स ग्रुप्स, क्योंकि गर्ल्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं और बॉयज की एक अपनी प्रॉपर्टी। किसी न किसी एक प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया? क्लासिफिकेशन कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही हम टीचर्स को क्लासिफाई कर देते हैं। भाई ये सुंदर टीचर्स, ये सुंदर नहीं है। ये टीचर वो हैं जो स्टूडेंट्स की बहुत मदद करते हैं, ये वो टीचर हैं जो स्टूडेंट की मदद नहीं करते। ये वो टीचर है जो दब के नकल करवाते हैं, ये वो टीचर है जो नकल आसपास में नहीं भटकती। है ना क्लासिफिकेशन? अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन हो रहा है। पर क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। बिना प्रॉपर्टी के सिलेक्शन के मैं क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकता। मैंने भेड़ पकड़ी, बंदर पकड़ा, हाथी पकड़ा, शेर पकड़ा, सबको पकड़ के मैंने एक ग्रुप बनाया। नाम क्या रखा? एनिमल्स। क्या नाम रखा? एनिमल्स है, जू। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो? दैट इज द क्लासिफिकेशन। पंखा बंद कर देते हैं भाई साहब, ऑर्डर आया। अच्छा ठीक है, बोलो, बात समझ में? आवाज नहीं आ रही थी ना? हाँ, एलिमेंट्स का हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले बात तो इसी को पकड़ो, ये है प्योरेस्ट फॉर्म किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। अगला वर्ड क्या लिखा है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का क्या होता है? रिपीटेशन। अब एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास चार चीजें हैं। हाउ मेनी? चार। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? गुड्डू ध्यान दे। हम किसी भी एलिमेंट को पहले तो उसे देखकर पहचानते हैं, है ना? भाई चमकदार है कि नहीं है ना? तो हम ज्यादातर क्या कहते हैं? मेटल सारे के सारे कैसे सरफेस के होते हैं? शाइनी सरफेस के होते हैं, लश्चरस होते हैं। होता है ना? क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल। दूसरा, हम क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट को पकड़ के लड़वाते हैं। ले भाई होने दो दंगल, इधर से सोडियम पकड़ा, इधर से ऑक्सीजन पकड़ी, होने दो दंगल। इधर से फिर मैंने गोल्ड पकड़ा, इधर से ऑक्सीजन पकड़ी, होने दो दंगल। एक में बहुत फास्ट रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एक में रिएक्शन ही नहीं हो रही। तो उसके बिहाफ पे मैंने क्या किया? रिएक्टिविटी डिसाइड कर ली। मैंने मेटल के ऑक्साइड लिए, हाइड्रोक्साइड लिए, उनको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की। जो डिसॉल्व हो गए उनका नाम एल्कली रख दिया, जो डिसॉल्व नहीं हुए उनका नाम एल्कलाइन रख दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर भी मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन कर सकता हूं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो फिजिकल के बाद क्या है? केमिकल। लेकिन क्या मैं हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको मैं हाथ ही नहीं लगा सकता, है ना? तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी जो प्रॉपर्टी हम इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास। एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा काम आएगी, फोर्थ नंबर की, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जो आगे जाके मोजले भाई साहब इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन से भाई साहब? मोजले भाई साहब इस्तेमाल करने। जितने भी क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन इन तीन के ऊपर बेस्ड है, एक को छोड़कर जो आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो ले देकर अब हम ये स्टडी करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ कर ले। मिनट में भी कर सकता है, सेकंड में भी कर सकता है, वो कई कई तरीके की यूनिट में तेरे से पूछ सकता है।
हाँ जी, ये बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है प्यारे बच्चों, मेन फोकस जितने भी साइंटिस्ट अब होंगे वो सारे साइंटिस्ट का मेन फोकस इन 3 बातों पे होगा, और ज्यादातर का तो इन्हीं 2 बातों पे होगा। तीसरी बात पे जो एटॉमिक मास वाली बात है, इस पे तो 2 ही साइंटिस्ट काम करते हैं बेसिकली, एक न्यूलैंड और दूसरा है हमारा मेंडलीव। कौन सा है? मेंडलीव। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि जितने भी क्लासिफिकेशन तुम पढ़ने वाले हो, सिर्फ एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़कर सभी के सभी सबसे पहले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हैं, उसके बिहाफ पर एलिमेंट को क्या करते हैं? अरेंज, है ना भाई। जैसे मैंने कहा भाई 5 फुट वाले बच्चे इस तरफ खड़े हो जाओ, तो 5 फुट वाले एक तरफ खड़े हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। बाद में जाके बात करूंगा कि भाई इसमें से कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है, कौन नहीं दौड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। पहला मेरा क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हो गया, है ना। कुछ ऐसे कि जिसमें मैंने क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टीज ले ली कि भाई वो किस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम कौन सा ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनेगा, जिंक कौन सा ऑक्साइड बनेगा, उसके बिहाफ पर मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है। बाद में मेंडलीव ने क्या कहा कि जब मैंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी की, फिर उसने लास्ट में क्या कहा कि भैया ये प्रॉपर्टीज तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और रिपीट होकर कब रिपीट हो रही है? जब सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बिहाफ पर क्या कर दिया गया? अरेंज कर दिया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट पकड़ा गया मेंडलीव, क्योंकि मेंडलीव से भी 2-3 गलतियां हो गई। मेंडलीव ने भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास कम था, उनको बाद में रख दिया, जिनका मास ज्यादा था उनको पहले रख दिया। वहां पर उसकी वो गलती पकड़ी गई और वहां पर पता चला कि लड़का तो खेल रहा था, ध्यान रख रहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, और फिर कहता है कि नहीं मैंने तो एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया है। तब उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया फिर तूने? आयोडीन को पहले क्यों रख दिया, उस दूसरे एलिमेंट को बाद में क्यों रखा? तो उससे पूछा गया, तो उसने कहा ना ना ऐसा है जी, वेइंग मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैंने जो रखा है वो ठीक रखा है अरेंजमेंट। हो सकता है इसका मास ज्यादा हो, तुमने जो कैलकुलेट किया वो गलत हो, लेकिन वो उसकी क्या थी? ड्रॉबैक थी। तो हेनरी मोजले को छोड़कर बाकी सभी साइंटिस्ट पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हैं, फिर वो ट्रेंड ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ट्रेंड, कि आखिरकार इन एलिमेंट्स में क्या कॉमननेस है, क्या कॉमननेस है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा वो हमारे 4 टॉपिक रहेंगे बेसिकली। डोब्रेनायर का ट्राइड पढ़ेंगे, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ेंगे, और लोथरमेयर का कर्व पढ़ने वाले हैं, और लास्ट हम पढ़ेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। किसकी टेबल है बेटा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि इससे पहले इतने ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं थे, और दूसरा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खास बात यह थी कि उसके टाइम पर 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और 63 के 63 एलिमेंट्स जो थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए थे। ना तो न्यूलैंड ऐसा कर पा रहा था, ना लोथरमेयर कर पा रहा था, और ना ही आपका डोब्रेनायर कर पा रहा था ये काम। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं डोब्रेनायर ट्राइड की। इसी एक पेज से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना अपने आप ही। देखो भाई साहब ने क्या किया, वही मैंने बताया तुम्हें। पहले लड़के ने क्या किया? प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। किसके बिहाफ पर अरेंज कर दिया? प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। He arranged the element on the behalf of their physical and chemical properties and make a group of triad। तिगड़ीबाज बंदा था, तिगड़ियां बना दी कि 3-3 के ग्रुप बना के। कहते भाई क्यों तिगड़ी बना के बैठा है? तिगड़ी हम तभी बनाएंगे जब तीनों के अंदर क्या होगी? कुछ ना कुछ कॉमननेस होगी, सिमिलरिटी होगी। जैसे हमारे लिथियम बाबू, सोडियम बाबू और पोटेशियम बाबू तीनों हाईली रिएक्टिव हैं। तीनों क्या है बेटा? हाईली रिएक्टिव है, और तीनों के तीनों एल्कली मेटल्स हैं। तीनों के तीनों कौन से मेटल हैं? एल्कली मेटल है। तीनों के हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर सोल्यूबल। तो ये क्या थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी? तीनों का सरफेस शाइनी है, शाइनी सरफेस वाले। तो जब उसने इन तीनों एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर अरेंज किया, तो लल्ला ने कहा यूरेका, मजा आ गया कि पहले वाले और लास्ट वाले एलिमेंट का मास का अगर मैं क्या निकालूं? एवरेज। क्या निकालूं? एवरेज। तो एवरेज निकालू तो हमारे पास एवरेज किसके बराबर आएगी? सही लिखा मैंने? हाँ, ये भैया ये लिख लेना, 39 है। ये क्या है? 39। तो 39 प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 46, और 46 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा बेटा? 23 आएगा, और सोडियम का एग्जैक्ट 23 ही एटॉमिक मास होता है। तो इसने क्या निकाला? ट्रेंड निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ट्रेंड। अरेंज किसके बिहाफ पे किया? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। फिर ट्रेंड ढूंढा, फिर इसने एक ट्राइड ढूंढा, कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
ठीक है, कार स्कूटर बापू, ठीक है। तो कार स्कूटर और बापूजी हैं। तो कार और स्कूटर कौन चला रहे हैं? बापूजी चला रहे हैं। तो कार और स्कूटर जब बापूजी चला रहे हैं तो कार और बापूजी का जो वजन है उसका एवरेज निकालो तो किसके इक्वल आएगा? स्कूटर के इक्वल। अब स्कूटर का वेट कितना है? 88 और यहां पर वेट कितना है? 88.5। तो नियरली क्या था? सेम था। तो इसने कहा ये भी क्या एक ट्राइड है। क्या है बेटा? ट्राइड। ट्राइड का मतलब समझ रहे हो? Triad is a group of 3 elements in which the mass of the middle element is the average of other 2, and all those 3 elements will have similar properties, not the same properties. Please understand, similar and same are different. Same but different. But यहाँ पे similar. अगला तीसरा ट्राइड इसने क्या बताया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर एवरेज निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? ब्रोमीन के इक्वल आएगा। वैल्यू कितनी आ रही है? 81.5 और इसकी कितनी बेटा? 80। तो नियरली इक्वल है। इसके अलावा 3 ये अलग ट्राइड हैं जो बाद में ढूंढे गए। कौन कौन से हैं? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब मैं तुम्हें कमाल की बात बता दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे एक ही फैमिली के हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे। इन तीनों ने अपना ट्राइड बना लिया, इन तीनों ने अपना ट्राइड। इन तीनों ने नहीं, कौन से 3 थे? ये वाले 3, रुबिडियम, पोटेशियम और सीजियम, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, सॉरी फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों ने मिलकर भी क्या बना लिया? अपना एक ट्राइड बना लिया। ऐसे ही तीसरा ट्राइड कहां पर देखने को मिलेगा तुम्हें? सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। प्यारे बच्चों याद रखना, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? 16। अभी जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है बेटा? ये है ग्रुप 15 के। कौन से 15 के बेटा? ग्रुप 15 के एलिमेंट, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आने वाले हैं। अब इस डोबरेनाइट ट्राइड की लिमिटेशन क्या थी? कि बहुत ही कम ट्राइड बन पाए और ये हेवियर एलिमेंट्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो जनरली आपसे डोबरेनाइट ट्राइड की लिमिटेशन पूछ ली जाती है एज कंपेयर टू द ट्राइड। ट्राइड तो बहुत कम पूछे जाते हैं, या फिर ऑप्शन में ये हो जाता है कि इनमें से कौन सा जो है डोबरेनाइट का ट्राइड नहीं है। तो गिनती के ट्राइड आपको 3 ये याद रखने और 3 ये याद रखने हैं, इनके अलावा आपको कोई और ऑप्शन में दिखने को मिलने वाला नहीं है। तो यही 6 ट्राइड है। 6 ट्राइड दिमाग में रखो, इनमें से अगर कोई ना मिले तो पकड़ लो फिर उसे। डन? कोई दिक्कत? डोबरेनाइट ट्राइड में कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला कौन सा हमारे पास? हाँ, सारे गांव ने पादा नहीं था। तो न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? ये कहता है कि एलिमेंट्स को अगर मैं एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं, किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं, तो हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। एवरी एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसने क्या कहा? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, atomic masses, then the properties of every 8th element found similar to the first element. अब देख रहे हो कितना चेंज आ गया। पहले में हमने क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ी और ग्रुप बना दिया, ट्राइड। लेकिन एक ट्राइड का दूसरे ट्राइड से कोई लेने देना नहीं था। लेकिन यहां अब क्या हो रही है? एक सिमिलरिटीज में लिंकिंग हो रही है ना। तो इसने क्या किया? अरेंज किया। जैसे पहले कौन बैठाया? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब देखो ये हमारा कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन से हमने काउंटिंग शुरू की। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या सिमिलरिटीज है? हाइड्रोजन भी गैस, फ्लोरीन भी गैस, हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक, फ्लोरीन भी डायएटॉमिक, और साथ में क्लोरीन भी डायएटॉमिक। तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? मैच कर गई ना। और कौन से पॉइंट पे मैच की? एट 8th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 8th पोजीशन पे। तो अब हमारे पास ट्रेंड भी आ रहा है, एक पीरियोडिसिटी भी डेवलप हो रही है। कब? जब हमने मासेस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। लेकिन लड़का पकड़ा गया। कैल्शियम के बाद जब एलिमेंट्स आए, हेवियर एलिमेंट्स आए, तब इसका ट्रेंड काम नहीं कर रहा था। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी। अब तुम कहोगे सर बोरॉन के रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन के रिस्पेक्ट में अगर मैं 8वें एलिमेंट की बात करूं तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? देखो, इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और
तो बोरॉन के साथ किसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी? एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही होंगी। क्या प्रॉपर्टी है ऐसी जो बोरॉन और एल्यूमिनियम को एक बनाती है? दोनों नहीं, सुनिए ध्यान से, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। कैसन कंपाउंड बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा, दोनों के दोनों ही ट्राई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ट्राई हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड मतलब बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ऐसे ही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है? सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। ऐसे ही देखो, ध्यान से देखो, कार्बन के रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट क्या होगा? सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन दोनों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन, दोनों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ, कार्बन ज्यादा शो करता है, सिलिकॉन कम शो करता है, पर है तो ना सिमिलरिटी। दोनों के दोनों 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि दोनों की वैलेंसी 4 है। प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज आ रही है ना। कमाल की बात है, जब मैं तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आप न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल एज इट इज लिखा हुआ देखोगे। तो इसका मतलब ये गलत नहीं है। हाँ, ये सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। दूसरा, न्यूलैंड थोड़ा सा सख्त हो गया था, लड़का कह रहा था आगे कोई एलिमेंट ही नहीं बनना चाहिए। इसने कहा नो एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, जितने अभी हैं उतने ही डिस्कवर्ड है। तो ये भी गड़बड़ी थी बेचारे की। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो लड़के ने कहा कि म्यूजिकल नोट्स जो थे हमारे, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी सा। तो सा बाद में आ रहा है ना, आ रहा है ना। अब एक बात तो तुम जानते होगे भाई, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट का क्या होता है? दुश्मन। देख, सही बोला, दोस्त नहीं बोला, लड़की ने, पता है इसको। दुश्मन होते, क्या होते हैं? दुश्मन। अब बेचारे न्यूलैंड ने इतना बढ़िया लॉ बनाया है ना, मुझे दिखा रहे थे, अच्छा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। दोज आर कॉल्ड स्नेक्स ऑफ आस्तीन। आस्तीन का सांप। तो भैया क्या हुआ? नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हो गई। जैसे ये बना, तैयार हुआ, नोबल गैसेस क्या हो गई? डिस्कवर्ड। जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई, नोबल गैसेस तुम्हें अच्छे से पता है, फ्लोरीन के बाद क्या आती है? नियोन। और यहाँ फ्लोरीन के बाद क्या आती है? आर्गन। और यहाँ हाइड्रोजन से पहले क्या आता है? हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। ऑक्टेट रूल क्या बन गया? नोनेन बन गया। ऑक्टेव से क्या बन गया? नोनेव्स। समझे? नोनेव्स। कैसन? भैया जे कह रहे थे 8वां एलिमेंट मैच करेगा सिमिलर। अब बताओ कैसे 8वां मैच कर जाएगा? जरा काउंटिंग कर लो, तुम्हें तो हिंदी आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जे लड़का तो 9वां हो गया। सारे गामा पाधा नी सा रे पे जाके मैच कर रहे हैं। बिगड़ गए सारे एलिमेंट। क्यों? नोबल गैसेज आ गई, और नोबल गैसेज आने की वजह से इसका ऑक्टेव रूल काम नहीं कर रहा था कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, अब 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। हाँ या ना? समझ गए? दूसरा, इसने कहा कि कोई फर्दर एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, और डिस्कवर हो गए, पकड़ेगा बेचारा। तो पहली लिमिटेशन क्या है? ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। लाइटर एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक आता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज फेल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फेल। जैसे तुम पेपर में हो जाते हो। He said only 56 elements exist in nature and no element would be discovered. समझ गए? कह रहे 56 है, अब तक 56, आगे कोई 56 नहीं होगा। ठीक है? तो यहां पे क्या बेटा? He plot 2 different elements in the same slot. Further discovery of noble gases disturbed his classification. क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़े। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। पर न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में एक खास बात देखी क्या तुमने? इस लड़के ने पहली बार क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। किसके बिहाफ पर? एटॉमिक मास के बिहाफ पर। और इसने एक ट्रेंड फाइंड आउट किया कि भाई प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। हाँ, इसने उस ट्रेंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ट्रेंड को क्या कर दिया? फिक्स। क्या फिक्स किया? कि 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। 7 के बाद जब 8वां आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले से क्या कर रही है? मैच कर रही है। ये इसने कहा। लेकिन एक्चुअल में अब जब हम आगे देखेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो 8 के बाद नहीं हो रही होंगी, 18 के बाद रिपीट हो रही होंगी, है ना? तो वो ऑक्टेव रूल फेल हो गया। इसके बाद सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसके बाद है। कौन सा? मेंडलीव्स का। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉथर मेयर्स कर्व। लॉथर मेयर कर्व को लॉथर मेयर भी नहीं समझ पाए, तुम कैसे समझोगे? पर कोशिश करना समझने की। लड़के ने क्या किया? लड़के ने एटम का क्या लिया? वॉल्यूम। और इधर क्या लिया? एटॉमिक मास। और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। हर एक एटम का क्या निकाला? वॉल्यूम।
और क्या निकाल दिया, और किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया, एटॉमिक मास के बिहाफ पर उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया। जब इसने ग्राफ प्लॉट किया तो इसके सामने आई ये 4 ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी? 4। कौन कौन सी 4 ऑब्जर्वेशन है जरा पढ़ेंगे हम, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसने कहा कि जो चोटियां हैं उन चोटियों के ऊपर कौन से मेटल मिलते हैं, एल्कली मेटल्स। फिर इसने कहा कि जो डिसेंडिंग कर्व है, जो नीचे की तरफ उतर रही हैं, उन कर्व पे कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्कलाइन मेटल्स हैं। फिर इसने कहा कि जो ट्रफ है, ट्रफ मतलब जो बिल्कुल खाई है, नीचे की तरफ है, उस खाई पर कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एक सारे के सारे एलिमेंट्स जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब भी समझ में आएगा। एल्कली मेटल वो होते हैं जो पानी के अंदर जिनके हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल होते हैं। एल्कलाइन मेटल वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती है, जो एक ट्रांजिशन शो करते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ, क्योंकि बीच में बैठे रहते हैं ये। इधर होते हैं एस, इधर होता है हाई, ये कौन सा होता है, डी, और इधर कौन सा होता है, पी। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और नीचे एफ ब्लॉक। एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक? 4। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे अभी हम। तो इसने क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे मिलेंगे, ट्रफ पे। और लास्ट इसने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या मिलेंगे, पहले देखने को मिलेंगे हैलोजन और फिर क्या देखने को मिलेंगे, नोबल गैसेस। यहां देख लेते हैं, ग्राफ देखो क्लियरली बता रहा है आपको। देखो लिथियम पीक पे है या नहीं है, कलर उठा लेते हैं लाल, पीक पे है कि नहीं है। इधर देखो सोडियम पीक पे है, पोटेशियम पीक पे है, रुबिडियम पीक पे और सीजियम पीक पे है। सारे के सारे कौन से मेटल है, एल्कली मेटल्स हैं। कौन से बेटा, एल्कली। अब देखो यहां पर ट्रफ में देखो, यहां पे देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन। जिसने क्या कवर कर रखा है, ट्रफ। अब असेंडिंग में देखो, असेंडिंग में क्या मिल रहा है, पहले तुम्हें हेलोजन और उसके बाद क्या मिल रही है, नोबल गैस। यही बताया कि असेंडिंग में क्या होगा, पहले हेलोजन गैस और फिर क्या होगी, नोबल गैस। डिसेंडिंग में क्या होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग में देखो कैल्शियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। और इधर देखो मैग्नीशियम है ना डिसेंडिंग में, मैग्नीशियम भी कैसा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इधर स्ट्रोंशियम देख लो, ये भी क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। इधर देखो बेरियम, एआर तो बेटा वो होता है, आर्गन होती है, गैस होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, ये देखो क्लोरीन क्या है, हेलोजन, और हेलोजन के बाद क्या आ रही है, नोबल गैस आ रही है। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। ये हैं 4 मेन पॉइंट जो लोथर मेयर कर्व्स के आपके दिमाग में होने चाहिए। डन है। अब ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी थी, तो इसलिए सब लोग इसको समझ नहीं पाए। जो समझ नहीं पाए तो बोले भैया ये तो हमें समझ में नहीं आ रही, तो लोगों को कैसे समझ में आएगी, छोड़ देते हैं। फिर सारे के सारे एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाया। दूसरा, ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि प्रॉपर्टीज आखिरकार रिपीट हो क्यों रही है, क्यों पीक पर हमारे एल्कली मेटल बैठे हैं और क्यों ट्रफ में हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों का जवाब नहीं दे पाया। क्यों का जवाब दिया सिर्फ एक ही साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था मोजले। क्यों? क्योंकि उसने खूब ली मोज। उसके पापा ने उसको कहा था मोजले रोजले, ना मिले तो खोजले, और इसलिए उसने खोजले में उसने क्या खोज दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोज दी। यहां तक समझ में आया? कौन सा कर्व है ये, लोथर्स मेयर कर्व। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है आज की क्लास का, और वो टॉपिक है हमारा मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके समझेंगे, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बिहाफ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहां पे लिखा नहीं है तो आप लिख लेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर इसने एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज। जब इसने ये अरेंजमेंट की तो उसको पता चला कि भाई प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, रिपीटिशन आ रहा है, पर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आ रहा है। इसने ये नहीं कहा कि 8-7 के बाद आ रहा है, 8 के बाद आ रहा है, 15 के बाद आ रहा है। उसने कहा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटिशन हो रही है। कभी वो इंटरवल छोटा हो रहा है, कभी वो इंटरवल बड़ा हो रहा है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जितने भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका पीरियोडिक फंक्शन जो है वो कौन है, एटॉमिक मास है। उनका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, मास। यानी कि एलिमेंट्स को अगर मैं एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर अरेंज करूंगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगी, रिपीटेशन। बट ये फिर भी नहीं बता पाया कि प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आ क्यों रहा है। इसने बस इतना कहा कि प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, रिपीटेशन। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा कि हमारे पास टोटल कितने ग्रुप हैं, सॉरी पीरियड कितने हैं, 7, और ग्रुप कितने हैं, 8। और इसने कुछ जो ग्रुप थे उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे सब ग्रुप ए था, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ग्रुप बी में
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप ए में क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद एक ग्रुप बाद में नहीं सॉरी, ग्रुप नंबर कौन सा बेटा? 8। ग्रुप नंबर 8 में कितने एलिमेंट्स रखे उसने? हर एक रो के अंदर 3-3 एलिमेंट रखे। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला मेन पॉइंट क्या है? कितने ग्रुप है बेटा? 8, और पीरियड कितने हैं? 7। एक ग्रुप बाद में ऐड हुआ था जिसका नाम रखा गया था ग्रुप 0। क्या नाम रखा गया था? ग्रुप 0। ग्रुप 9 था उसका नाम, पर उसका नाम रखा गया 0। क्या रखा गया? 0। क्यों? क्योंकि जो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई थी वो इसकी पीरियोडिक टेबल में एकदम फिट बैठ गई विदाउट डिस्टर्बिंग इट। जबकि न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल में क्या हुआ था? जब हमने नोबल गैसेस को फिट किया था तो उसका ऑक्टेव रूल ही वायलेट हो गया था। यहां पे नहीं हुआ, यहां पे नोबल गैसेस प्रॉपर्ली फिट हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी कि इसने कहा कि आगे भी इन फ्यूचर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और इसने 2 एलिमेंट की डिस्कवरी को भी प्रेडिक्ट किया। एक एलिमेंट का नाम था, एक का एल्यूमिनियम, और एक का नाम रखा इसने, एक का सिलिकॉन। क्या नाम रखा बेटा? एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। क्योंकि इसका एक दोस्त था, फिलोसोफर था शायद, हाँ फिलोसोफर ही था, संस्कृत का, तो वहीं से इसने एक वर्ड लिया एका। एका माने एक, एका माने एक। तो इसने कहा कि एल्यूमिनियम से मिलता जुलता एक एलिमेंट होगा जिसका बाद में नाम रखा गया गैलियम। क्या नाम रखा गया? गैलियम। फिर इसने कहा एका सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन से मिलता जुलता एक एलिमेंट होगा और नाम रखा गया जर्मेनियम। बट इसके दिमाग में ये आया कैसे कि नया एलिमेंट होगा? इसके पीछे रीजन ये था कि जब ये किसको रख रहा था? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम के बाद जब ये देख रहा था दूसरे एलिमेंट का मास, तो इन दोनों के एलिमेंट के मास में गैप बहुत ज्यादा था। तो इसे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतना गैप नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बीच में अभी भी बाकी है। क्योंकि बाकी जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उनमें मास का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं दिख रहा था, यहां पे डिफरेंस ज्यादा दिख गया। तो इसने कहा नहीं, यहां पे मुझे गैप छोड़ना पड़ेगा, यहां पे कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में डिस्कवर होने वाला है। और हुआ यही। तो जब उसने प्रेडिक्शन की, उसने कहा कि जो नया एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका मास कितना होगा? 68। बट जब वो डिस्कवर हुआ तो मास कितना आया? 70। तो नियरली सेम सेम है। अब इसने कहा कि भाई एक का सिलिकॉन का मास कितना होगा? 72। डिस्कवर्ड हुआ तो 72.6। देखो कितनी एक्यूरेसी है। तो इसने एलिमेंट्स की क्या की? डिस्कवरी की। इसने प्रेडिक्शन दिया कि ये एलिमेंट फर्दर इन फ्यूचर क्या होंगे? डिस्कवर होंगे। आ रही है बात समझ में? तो एक तो इसकी नोबल गैसेस प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो गई, दूसरा इसने नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की। तो ये इसकी क्या थी? दोनों की दोनों क्या कहते हैं? एडवांटेज थी। क्या थी बेटा? एडवांटेज थी। तो आपसे कोई अगर कहे कि मेंडलीव्स के एडवांटेजेस क्या है, तो आप ये एक्सप्लेन करोगे। मेंडलीव्स के फीचर्स क्या है? फीचर्स ये हो गए। और मेंडलीव्स का लॉ क्या है? मेंडलीव्स का लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन की भी बारे में बात करेंगे हम। लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लो पहले तो आप इसकी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह रहा हूं, सॉरी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। किसकी पीरियोडिक टेबल है बेटा? मेंडलीव्स की। मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, इसकी लिमिटेशन में तुम्हें इसकी टेबल में ही दिखा दूंगा। यहां पे देखो आयोडीन कहीं पे लिखा होगा, ये देखो, ये है टेलुरियम और ये है आयोडीन। आयोडीन का मास बताना जरा कितना है? 126.9, और टेलुरियम का कितना है? 127.6। होना क्या चाहिए था? ये लड़का इधर होना चाहिए था और ये लड़का इधर होना चाहिए था। बट इसने कहा कि देयर इज सम एरर इन द वेइंग मशीन, हम जो अरेंज किए वो ठीक है, पर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था। इसने किसके यहां पर रख दिया? टेलुरियम को यहां पे, क्योंकि टेलुरियम की प्रॉपर्टी मोलिब्डेनम से, सेलेनियम से और इनसे क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। और आयोडीन को यहां पे क्यों रखा? देखो ना, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, इसलिए एक साथ रख दिया, मास को ध्यान में नहीं रखा। अगली इसकी लिमिटेशन थी कि इसके सामने त्रिदेव के रूप में खड़े हो गए कौन आकर? हाइड्रोजन। कह रहे भैया हम 3 आइसोटोप है। कितने हैं? 3 आइसोटोप है। एक का मास है 1, दूसरे का मास है 2, तीसरे का मास है 3। देखो तुम्हें अच्छे से पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन क्या कई एलिमेंट है जिनके आइसोटोप होते हैं? क्लोरीन के भी होते हैं, है ना? कार्बन के 3 आइसोटोप है। अब ये तीनों जाके खड़े हो गए मेंडलीव के सामने। बोल भाई कहां बैठाएगा? है? बोले भाई हाइड्रोजन तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा। बोले हम तो है तो एक ही। बोले भाई मेरे बस की नहीं है, तुम 3 अलग आ गए, एक ही इंसान हो और 3 ग्रुप बना के आ गए। अब हम तुमको तीनों सीट कैसे दे दें? 3 सीट तो नहीं दे सकता क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, एलिमेंट तो एक है। तो इसलिए आइसोटोप की ये अरेंजमेंट नहीं कर पाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तीनों अरेंज हो सकते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है।
और उसने एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया था। किसके बिहाफ पे किया था? एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? बोलो हाँ या ना। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहां पर ना तो वो आइसोटॉप को अरेंज कर पाया और कुछ एलिमेंट्स की क्या कर दी उसने? मिसप्लेसमेंट कर दी। तो ये दो इसकी मेन लिमिटेशन थी। और तीसरी द मेजर लिमिटेशन कि ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। द रीजन बिहाइंड द पीरियोडिसिटी वाज नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडलेव। डन? क्लियर? कोई डाउट? तो ये सारे के सारे जो टॉपिक थे वो हमारे किसके रिलेटेड थे? 4 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। पहला हमने डिस्कस किया डोग्रेनाय ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेज रूल, तीसरा लोथरमेयर कर्व और चौथा मेंडलीव्स का रूल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते हैं हमारे पास एमसीक्यू है क्या? नहीं, इस वाले में एमसीक्यू नहीं है। इस वाले में नहीं है यार, दूसरी पीडीएफ है। रुक जाओ, एमसीक्यू निकालते हैं, वो भी करें। अरे नहीं नहीं अभी, अरे कहाँ टाइम हुआ है? कहाँ बात कर रहे हो? हाय, कितने गंदे बच्चे हो तुम।